गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसे हम इस कोरोना काल में छोटे छोटे वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम बात करेंगे कि विकलांगता किसे कहते हैं, विकलांगता कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डायरेक्ट हम पॉइंट पर बात करते हैं कि विकलांगता किसे कहते हैं। जैसा कि लिख रखा है कि विकलांगता तो किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे। विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उसे सामान्य व्यवहार, कार्य शक्ति, विचार, नियमित प्रत्यय को न्यूनाधिक प्रभावित कर, कहने का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के द्वारा उसके व्यवहार में, उसके विचार में, उसकी अभिव्यक्ति में प्रभाव छोड़ता हो। प्रभाव का मतलब है कि या तो उसमें कमी आ रही है या बहुत ही वृद्धि हो रही है। तो प्रभावित कर आंगिक, मानसिक, सामाजिक व भावात्मक असंतुलन उत्पन्न करने वाले सभी कारण क्या कहलाएंगे? विकलांगता कहलाएंगे। कि उस बालक में हो सकता है कि आंगिक विकलांगता हो, कोई शरीर का अंग नहीं हो, उसे 2 हाथ है लेकिन उसके 1 हाथ नहीं है। मानसिक रूप से भी विकलांग हो सकता है, पागल व्यक्ति हो जाता है। सामाजिक रूप से भी असामाजिक प्राणी, समाज में रहना नहीं चाहता, समाज को बहिष्कृत करता है। वह भावात्मक असंतुलन, भावात्मक असंतुलन का मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने कोई घटना घटित हो गई तो अपना असंतुलन खो देता है। जैसे कोई मौत हो गई तो वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। या कोई व्यक्ति इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लग जाता है। तो ऐसे बालकों में भी जो ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम उनको भी क्या कहेंगे? विकलांगता के अंतर्गत उन बालकों को रखेंगे। सामान्यतः हमें ये रखना है कि जिन बालकों में आंगिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक सभी प्रकार की त्रुटियां होती हैं या न्यूना अधिक पाया जाता है कि ऐसे कार्य या तो बहुत अधिक मात्रा में करते हैं या बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, तो ऐसे बालकों को हम क्या कहेंगे? ऐसे बालकों को हम विकलांगता की श्रेणी में रखेंगे। अब बात करें कि विकलांगता कितने प्रकार की होती है, तो वैसे इसकी कोई प्रकार निश्चित नहीं है, लेकिन मुख्यतः हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं कि व्यक्ति में इन 4 बातें विशेष रूप से बालकों को प्रभावित करती हैं। जैसे मुख्यतः 4 प्रकार कौन कौन से हैं? चक्षु विकलांग बालक, श्रवण विकलांग बालक, वाक विकलांग बालक और विरूपित विकलांग बालक। ये चारों के चारों किसके प्रकार हैं? ये विकलांगता के प्रकार है कि इन चारों विषय वस्तु की जिस बालक में कमी पाई जाएगी उस बालक को उसी प्रकार की विकलांगता का नाम दिया जाएगा। अब बात करेंगे चक्षु विकलांग क्या है। चक्षु का तात्पर्य आंख। कई बालक ऐसे होते हैं जिन बालकों में दिखाई कम देता है, अंधे होते हैं। तो ऐसे बालक जो आंखों से देख नहीं पाते हैं उन बालकों को हम चक्षु विकलांग बालक कहते हैं। अब वो चक्षु विकलांग बालक हैं, उन बालकों के प्रति प्राचीन काल से लेकर के आज तक क्या करते हैं? लोग सहानुभूति रखते हैं। जो बालक अंधे बालक हैं उन पर क्या करते हैं? दया दृष्टि रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, प्रेम रखते हैं। उन बेचारों को बेचारा बोल देते हैं, बेचारो अंधो बालक है भाई, देख उन पाओ भाई, ठीक है। तो मतलब कृपा दृष्टि बन गई, कृपालु बन गए, आश्रित हो गए दूसरों पर। तो ऐसे बालक जिनमें दिखाई देने की क्षमता नहीं होती, जो देख नहीं पाते, उन बालकों क्या कहते हैं? चक्षु विकलांग बालक कहते हैं। अब देखो ये चक्षु विकलांग बालकों को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो कैसे बालक होते हैं? जन्मांध अंधे होते हैं। जन्म के समय वो कैसे थे? अंधे थे, सूरदास थे। जन्म के समय उनको दिखाई नहीं देता था, आंखें नहीं थी उनकी दृष्टि विलुप्त हो गई थी। एक तो ये कारण। दूसरा होता है आंशिक चक्षु विकलांग। 2 प्रकार कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए जन्म से और एक क्या हो गए? जन्म के बाद या आंशिक रूप से। आंशिक रूप से
देखो, जन्म के समय हो सकता है जब बालक भ्रूणावस्था में था, गर्भावस्था में था, उस समय उस बालक को समय पर दवा नहीं दी गई हो, समय पर भोजन नहीं दिया गया हो, उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया हो, या गर्भावस्था के दौरान वह कोई चोट से ग्रसित हो गया हो, इस वजह से, या कोई हार्मोन स्रावित नहीं हुआ हो, इस वजह से उस बालक का जन्म अंधे के रूप में हुआ। इसके अलावा जन्म के बाद में क्या हुआ, उचित स्वास्थ्य नहीं मिला, अच्छा अस्पताल नहीं था, ठीक है, कोई दुर्घटना हो गई, या बालक कोई रोग से ग्रसित हो गया जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई या उसे कम दिखाई देने लगा। जैसे कई बार क्या करते हैं, क्लास में ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको दिखाई कम देता है, टीचर क्या करता है, उस बालक को पीछे बैठता है वो रोज, उसको कहता है नहीं बेटा कल से तू आगे बैठेगा। क्यों? वो कहता है कि मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे बालक क्या कहलाते हैं कि आंशिक चक्षु विकलांग बालक कहते हैं उन बालकों को, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत कम दिखाई देता है। और उसका समाधान क्या हो गया कि ऐसे बालकों को हम आगे क्लास में बैठा देते हैं। तो ये कौन से बालक हुए? चक्षु विकलांग बालक हुए। अब बात करें हम श्रवण विकलांग बालक, इसकी बात करेंगे। श्रवण विकलांग बालक, जिन बालकों को कानों से सुनाई नहीं देता है उन बालकों को क्या कहेंगे? श्रवण विकलांग बालक। अब जो बालक बहरे बालक होते हैं, कहा यह जाता है कि जो बालक गूंगा होगा वो निश्चित रूप से बहरा होगा। क्यों? क्योंकि जो बालक बोल नहीं सकता वो तब नहीं बोल सकता क्योंकि उसके कानों में कभी स्वतंत्र ध्वनि आई ही नहीं, तो ध्वनि को समझेगा कैसे, ऐसा कहा जाता है। अब ये श्रवण विकलांग बालक होते हैं, उन बालकों को उचित स्वास्थ्य की, उचित पाठ्य पुस्तक की, उचित कक्ष की, उचित प्रशिक्षण युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालक क्या करते हैं, जो बालक सुन नहीं पाते उनके लिए एक विधि काम में लेते हैं जिसका नाम है ओष्ठ विधि। कौन सी विधि? ओष्ठ विधि। ये बालक क्या करते हैं, अनुमान के आधार पर विचार कर लेते हैं। जैसे कई बार कोई बहरा व्यक्ति होता है, ठीक है, तो वो सुनाई नहीं दिया उसको कुछ भी, लेकिन वो अनुमान कर लेता है कि ये मेरे को पुकार रहा है या पानी मंगा रहा है, ठीक है, या टीचर वो मेरे को कुछ कह रहे हैं, सुना नहीं है उसको, लेकिन वो अनुमान के आधार, कहने मतलब है वो चेहरा पढ़ता है, सुनता तो नहीं उसे, लेकिन चेहरा पढ़ लेता है कि ये अमुक बात के लिए मुझे बोल रहा है, ये मेरे से नाराज है, गुस्सा कर रहा है, ठीक है, ये किसी कार्य के लिए कहा है। इसी प्रकार से जो ओष्ठ विधि होती है, ओष्ठ विधि में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उन होठों की आकृति देख करके, उनके होठों के हाव भाव को देख कर ही वह अनुमान लगा लेता है कि मुझे क्या कहना है, अगला क्या कहना चाहता है। इसका प्रशिक्षण दिया जाता है कि इस प्रकार की आकृति होती है, इस प्रकार का हाव भाव करता है तो इसका मतलब ये होता है। तो जो श्रवण विकलांग बालक होते हैं वह बालक हमेशा ओष्ठ विधि के द्वारा अपने विचारों को या अपने हाव भाव को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के भावों को भी समझ सकते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है कौन सा? वाक विकलांग। वाक विकलांग, वाक विकलांग मतलब क्या? जो बोल नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते? बोल नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति अपने शारीरिक हाव भाव के द्वारा अपनी बातों को कह पाते हैं, अपने भाव, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी, जितनी भी वाक विकलांगता में हम ये कह सकते हैं कि सांकेतिक, जो सांकेतिक भाषा है ना, वो सबसे ज्यादा वाक विकलांग बालकों के लिए प्रभावी है। वो बोल नहीं सकते लेकिन वो संकेत कर सकते हैं। जैसे पानी लाना है तो पानी का संकेत कर दिया, ठीक है, पेन लाना है, किताब मंगानी है, ठीक है, या उसे भूख लगी है। या हम ये कह सकते हैं, ये मान लीजिए कि जब बच्चा जन्म लेता है, 6 महीने का बालक होता है, तो वह बालक बोलता नहीं कि मुझे भूख लगी है, मेरे को पानी पिलाओ, मेरे को खाना खिलाओ, ठीक है, मैं मोबाइल लूंगा, ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन वह केवल संकेतों के माध्यम से, उसके संकेत उसकी माँ और वो बालक आसानी से समझ लेते हैं और अपना कार्य कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो वाक विकलांग बालक जो बोल नहीं सकते, वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। तो अगर जो बालक बोल नहीं पाता वो भी क्या है? एक विकलांगता है। इसके बाद में नंबर 4 की बात करें,
विरूपित विकलांग। देखिए विरूपित विकलांग क्या किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात ये विरूपित विकलांग का मतलब ये है कि जब बालक समाज में आंगिक विकृति के कारण समायोजित नहीं हो पाता। देखिए विरूपित विकलांगता का मतलब ये है कि जब बालक अपने आंगिक विकृति के कारण, आंगिक विकृति का मतलब ये है कि वो बालक अपने आप को हीन समझता है कि मेरे हाथ नहीं है, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, मैं एक आंख से काना हूं, मेरा मुंह विकृत है, ठीक है। इस प्रकार के अपनी शारीरिक कमी को देख करके हीन भावना आ जाती है और हीन भावना के कारण वह समाज में क्या नहीं हो पाता, समायोजित नहीं हो पाता। कोई कार्य कहते हैं तो नहीं मैं तो विकलांग वैसा कार्य नहीं कर सकता, मैं किसी दूसरे साथ घूम नहीं सकता, किसी सभा में नहीं जा सकता, किसी शादी समारोह में नहीं जा सकता। इस प्रकार से ऐसे बालक जिनमें शारीरिक विकलांगता होती है और अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, उन बालकों को विरूपित विकलांग बालक कहा जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि विकलांगता किसे कहते हैं और मुख्यतः विकलांगता के प्रकार दिमाग में आने चाहिए। हम फिर से देख लें एक बार। विकलांगता का मतलब ये है, ये इतना छोड़कर ये 4-5 नाम याद रखने चाहिए आपको कि वह बालक जो आंगिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावात्मक रूप से असंतुलन पैदा कर देता है, वह सारे के सारे विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। विकलांगता को मुख्यतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं: चक्षु विकलांग, श्रवण विकलांग, वाक विकलांग और विरूपित विकलांग। इसके बाद में हम बात करें कि इन विकलांग बालकों के लिए किस प्रकार से समाधान किया जाए। इन बालकों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए किस प्रकार से इनका समाधान किया जाए या इन समस्याओं का समाधान क्या है, तो हम देख लेते हैं अभी इसको। समाधान क्या बात कर रहे हैं, समाधान की बात कर रहे हैं। देखिए ये चारों प्रकार के बालकों का समाधान क्या है, इनको शिक्षित करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी जो विकलांगता है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे बालकों के लिए, ये बालक कौन से बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, तो विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता, विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता। देखिए क्योंकि सारे के सारे विकलांग बालक हैं, इन बालकों को सहानुभूति की, इनको स्नेह की, इनको उत्साह की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, इनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसे बालकों के लिए जो विशिष्ट बालक हैं, तो ऐसे अध्यापक चाहिए जिनमें सहनशीलता हो, जिनमें सहानुभूति हो, जिसमें प्रेम की भावना ज़्यादा हो, जिसमें सहयोग की भावना हो, जिसमें हीन भावना न हो। ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है और ऐसे अध्यापकों के लिए बहुत ही अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इन बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो प्रशिक्षित हो, अनुभवी हो और विशेषज्ञ हो। किन बालकों के, विकलांग बालकों के। तो इन बालकों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं और इनकी भावनाओं का सम्मान भी होगा और इनको आकर्षित भी कर सकते हैं। नंबर 2, आवासीय विद्यालय। इन बालकों को
पढ़ाने के लिए आवासीय विद्यालय होने चाहिए। इनके लिए कक्षा कक्ष, इनके लिए जहाँ पर उनकी 24 घंटे उनको खिलाने की सामग्री, पढ़ाने की सामग्री, भ्रमण की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्था उस विद्यालय में होनी चाहिए। नंबर 3 बात करें विशेष पाठ्यक्रम कि विकलांग बालकों को उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर ही, उनकी रुचियों के आधार पर, अभिरुचियों के आधार पर, उनके शरीर की स्थिति देख करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा नंबर 4 उचित शिक्षण विधि कि विकलांग बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि, कौन सी प्रभावी रहेगी, उन बालकों पर उसी विधि से उनको पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा उचित शिक्षण विधि, उचित खेल सामग्री, उचित खेल सामग्री। बहुत सारे और भी समाधान कारण हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हमें इन 5 कारणों को ध्यान में रखना चाहिए कि विकलांग बालकों के लिए हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं। तो उनके लिए विशेष अध्यापकों की व्यवस्था करेंगे, आवासीय विद्यालय होगा, उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम होगा, उचित शिक्षण विधियाँ होंगी, उचित खेल सामग्री होगी। इस प्रकार से आज हमने विकलांगता के बारे में अध्ययन किया। कल हम एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।